नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरामाउंट कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ज्योति राठौर और आप सभी जुड़े हैं मेरे साथ करंट अफेयर के इस सेशन में नई नई घटनाओं को पढ़ने के लिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन से, सभी का मोस्ट वेलकम है। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है कि भाई अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दो, उनको बता दो कि करंट की क्लास शुरू हो चुकी है। रेगुलर आपके सेशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं और रेगुलर आपको ये क्लासेस लेनी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस बार 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अपने पहले करंट की। और पहला करंट हमारा रिलेटेड है हिमालयन प्लांट से, या कह सकते हैं हिमालयन प्लांट स्पीशीज से। तो अभी हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है हिमालय में। ठीक है, इस प्रजाति का नाम क्या है तो याद रखना, इसका नाम जो है इम्पेटियंस इमसे पुरजाई नाम है। ठीक है, नाम थोड़ा एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, मैं पेन यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, इसका नाम है इम्पेटियंस निम्स पुरजाई, जो कि निर्मल पुरजा जो हमारी पर्वतारोही है, या कह सकते हैं नेपाल के जो माउंटेनियन है उनके नाम पर रखा गया है। इसकी जो खोज हुई है वो कहाँ हुई है? नेपाल में हुई है, हिमालयन क्षेत्र में हुई है। जब हम बात करते हैं 2011 में पहली बार इसे म्याग्दी जिले में खोजा गया था, और अब इसे दोबारा से हमने क्या मिला है, इसको नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है। किसके नाम पर? निर्मला पुरजा के नाम पर। ठीक है, तो याद रखना ये किस फैमिली से रिलेटेड है, तो जो ब्लासमेनिस जो फैमिली है उससे रिलेटेड है। इसका जो नाम है, अगर इसे लोकल लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको इसे त्योरी नाम से जाना जाता है। तो अगर ये आपके एग्जाम में त्योरी पूछा जाए या फिर आपसे इम्पोर्टेंस पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा। नेपाल की पर्वतारोही हैं जिनके नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो लगभग 2800 से 2900 मीटर तक ये पाया जाएगा। और इसे पब्लिश कहाँ किया गया है तो PLOS जनरल में इसको क्या किया है, पब्लिश किया है। यहाँ पर एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन फैक्चुअल होने के लिए आप लोगों को जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ें हैं, पॉइंट है, वो समझ में आनी चाहिए। तो कहाँ खोजा गया है? हिमालयन में। किसके नाम पर रखा गया? निर्मला पुरजा के नाम पर रखा गया है। किस फैमिली से रिलेटेड है वो याद रखिएगा। जब हम निर्मला पुरजा की बात करते हैं तो इन्हें बिग माउंटेन क्लीनअप अभियान के सम्मान के लिए इनके नाम पर ये इसका नामकरण जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में खोजी गई हिमालय पौधे की प्रजाति जिसका नाम है इम्पेटियंस निम्स पुरजाई, इनका नाम किस पर्वतारोही के नाम पर रखा गया है? तो याद रखना नेपाली पर्वतारोही है निर्मल पुरजा। अच्छा, नेपाल से याद रखिएगा, भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। इन स्टेट्स को स्पेशली याद रखिएगा। इस समय नेपाल में जब से नई सरकार आई है, बालन शाह की सरकार आई है, तब से इंडिया और नेपाल के रिलेशन धीरे धीरे हमारे मजबूत होने शुरू हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, रॉ चीफ वहाँ गए थे, वहाँ पर बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। नेपाल के जब से नए प्रधानमंत्री बालन शाह बने हैं, पहली बार लगभग 100 दिनों के बाद उन्होंने किसी भारतीय, जो कह सकते हैं भारतीय अधिकारी हैं या भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात की है। तो भारत और नेपाल के संबंध जैसे जैसे थोड़े से मजबूत हो रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। याद रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं पर है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये नई प्रजाति मुख्य रूप से किस जैविक परिवार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बाल्सामिनेसी फैमिली से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पेटियंस निम्स पुरजाई को पहली बार नेपाल में किस जिले में खोजा गया था? तो ये म्याग्दी में खोजा गया था 2011 में। 2011 में पहली बार खोजा गया था, और अब इसमें क्या अपडेट हुआ है, नामकरण इसका कर दिया गया है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला हमारा करंट का पोर्शन है जिसमें NCC कैडेट गर्ल्स को एक ट्रैक के रूप में यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, और NCC ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैक 2026 के नाम से। ये जो पूरा ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन का नाम है आपका अपराजिता पांगला 2026 ट्रैक।
इसमें क्या होना है, तो नेशनल कैडेट कोर की जो 28 लड़कियां हैं, या कह सकते हैं जो हमारी 28 जो इसके कैडेट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक सफ़र तय करेंगे। कहाँ से? इनका सफ़र शुरू होगा हिमाचल प्रदेश के स्पीति से और ख़त्म होगा चांगथांग लद्दाख तक। ठीक है, इस मिशन को जो पूरा किया जाएगा, इस अभियान को पूरा किया जाएगा, लगभग 250 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, 1 महीने तक चलने वाली है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके लिए पारंगला जो दर्रा है, पारंगला जो पास है, जो लगभग 5578 मीटर का जो हमारा पास है, उसके नाम पर ही इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अपराजिता पारंगला 2026 क्या है, तो ये एनसीसी ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैक 2026 है। याद रखिए, किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम पारंगला की बात करते हैं, ठीक है, पारंगला की बात करते हैं, तो ला से मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये क्या है, ये ला का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, यानी कि पास। 1 मिनट रुकेगा। पारंगला का मतलब होता है आपका एक पास है जो कहाँ पर है, आपके हिमाचल में है, यानी कि ट्रांस हिमालय श्रेणी में ये पाया जाएगा। ये एनसीसी बालिका ट्रैक के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी दौरान यहाँ पे बहुत सारी श्रेणियों से होकर ये पूरा ऑपरेशन है या पूरा मिशन जो है वो जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत किब्बर, डुमला, थलतक और कारजोक इसमें शामिल होंगे। एनसीसी के फाउंडेशन के अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना, एनसीसी का जब फाउंडेशन हुआ था 1948 में हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनेंगे। तो याद रखना, अपराजिता पारंगला 2026 ट्रैक कनेक्टेड स्पीति वैली टू हिमाचल प्रदेश टू विच रीजन, तो चांगथांग लद्दाख तक क्या होगा, ये कनेक्ट होगा। व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ पारंगला पास लोकेटेड ऑन द ट्रैक रूट, तो ट्रैक रूट पे जो पारंगला आपका पास है वो कहाँ तक है, कितने मीटर तक है, तो 5578 मीटर तक है। फिर है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी फाउंडेड, तो 1948 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। 8th ब्रिक्स समिट हुई है। ठीक है, 8th ब्रिक्स OPST वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, कहाँ पर, तो ये हुई है गोवा में। ठीक है, ये कहाँ हुई है, गोवा में हुई है। और ये 8th जो मीटिंग है, ठीक है, 8th जो मीटिंग है ये किसकी है, ये है आपकी ओशनिक, ठीक है, ओशनिक एंड पोलर साइंस, ओशनिक एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और 8th मीटिंग है ओशनिक एंड पोलर साइंस टेक्नोलॉजी की। याद रखिएगा, इस समय जो ब्रिक्स समिट है, इस समय जो ब्रिक्स समिट है वो भारत में आयोजित होना है। भारत में सितंबर मिड में ये आयोजित होगा, लगभग 17 से 19 सितंबर के बीच में इसको ये भारत में होने वाला है। ब्रिक्स समिट की बात करते हैं तो ब्रिक्स समिट का ये जो एडिशन होगा ये 18th एडिशन होगा। ठीक है, ब्रिक्स समिट का 18th एडिशन होगा, और ब्रिक्स क्योंकि भारत में होना है इसीलिए जितनी भी इससे रिलेटेड मीटिंग्स हैं वो भी भारत में ही क्या की जा रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स से आपके क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंडिया में ही होना है। तो ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, तो टोटल 11 मेंबर जो हैं ब्रिक्स में पाए जाते हैं। इसकी फाउंडिंग कंट्री अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना, ब्राज़ील है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, रशिया है, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो है 5 आपकी क्या हैं, फाउंडिंग कंट्री है। 2006 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, 2001 में इसका विचार रखा गया था, 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। याद रखिएगा, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट की, तो 2024-25 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया को शामिल किया गया था 2025 में। इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरब,
ठीक है, सऊदी अरब भी क्या होगा, इसका मेंबर होगा। इसका जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, 2026 का जो ब्रिक्स समिट होना है उसकी थीम क्या है, तो बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इस बार के ब्रिक्स समिट की थीम है, इसको स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर ब्रिक्स समिट से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, वेयर वॉज द 8th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशनिक एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी OPST हेल्ड, तो कहाँ पर विश्व महासागरीय ध्रुवीय विज्ञान प्रौद्योगिकी समिट हुई थी, तो गोवा में हुई थी, याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच इंस्टीट्यूट होस्टेड दिस मीटिंग, कौन से इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था, तो याद रखना ये किया था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इंडिया है तो इंडिया ही इसको होस्ट करेगा। इसके अलावा 2026 में 18th ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, याद रखना। ठीक है, भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ये 4th टाइम है जहां पर भारत ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा CBDC से रिलेटेड। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा CBDC से रिलेटेड, यानी कि हमारा जो कह सकते हैं खाद्य जो सब्सिडी है, जो फूड सब्सिडी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो फूड सब्सिडी में देखा जाए तो रिजर्व बैंक का जो डिजिटल रुपया है उसके आधार पर देखा जा रहा है, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी के आधार पर पहली बार चंडीगढ़ एक ऐसा UT बना है जो फूड सब्सिडी दे रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में। ठीक है, तो चंडीगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी in India to implement CBDC based direct benefit transfer for food subsidy. This is implemented under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो चंडीगढ़ जो ये सब्सिडी दे रहा है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दे रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सा राज्य है या कौन सा UT है जो फर्स्ट टाइम फूड सब्सिडी दे रहा है डायरेक्ट बेनिफिट योजना के अंतर्गत, यानी कि डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा सीधे जो लाभार्थी होंगे, जो बेनिफिशियरी होंगे उनके अकाउंट में ये जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कौन करेगा, तो ये रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल करेंसी है जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मोटिव क्या है, तो ये इंश्योर करना जो डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिजिटल पेमेंट बेनिफिशियरी अकाउंट्स को, अगर मैं बात करूँ वन लाइन में तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये शामिल होगा। ठीक है, अगर इस योजना की बात की जाए तो पहला जो UT है चंडीगढ़ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसके जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया या एडमिनिस्ट्रेटर, जो क्योंकि एक चंडीगढ़ एक UT है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं, वो ही इसका क्या करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, PM जो गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी जब हमारे यहाँ कोविड चल रहा था। ठीक है, कोविड-19 के दौरान सभी लोगों को जो 5 किलो चावल दिए जा रहे थे, अनाज दिया जा रहा था, वो इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चल रहा था। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, तो याद रखना मेनली जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा यही बनेगा कि CBDC के अंतर्गत कौन से UT के द्वारा, ठीक है, किस UT के द्वारा DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो कौन सा यूनाइटेड टेरिटरी होगी या आपकी चंडीगढ़ होगी, याद रखना। ठीक है, चंडीगढ़ में ये डिजिटल भुगतान प्रणाली किस सरकारी योजना के तहत लागू की गई है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। इन फ्यूचर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, तो अभी फ़िलहाल में गुलाब चंद कटारिया हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्म गुरमीत को। ठीक है, तो डॉक्टर पद्म गुरमीत हैं, उन्होंने क्या किया है, सोवा रिगपा जो इनकी हिमालयन चिकित्सक या मेडिकल एक तरीके से ट्रीटमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें 2026 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है जिसकी वजह से ये फिर से सुर्खियों में बन चुकी हैं। इसके अलावा इनको लद्दाख UT स्टेट अवार्ड भी दिया गया है लिटरेचर और आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर। सोवा रिगपा क्या है, लद्दाख और हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो हिमालयन जो मेडिकल प्रणाली है या सिस्टम है उस पर ये आधारित है।
ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम सोवा रिगपा इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच रीजन। तो किस जगह पर ये पाया जाता है, तो हिमालयन रीजन में पाया जाएगा, याद रखिएगा। फिर है हाल ही में सोवा रिगपा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किसे किया गया है, तो गुरमीत को किया गया है, पद्मा गुरमीत इनका नाम है, डॉक्टर हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोवा रिगपा भारत में कहाँ पर है, तो ये लेह लद्दाख में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक योजना है यूपी दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना। ठीक है, यूपी दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जो हमारे फिजिकली जो वीकर जो लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन लोग होते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये योजना लाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत दिव्यांगों को हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये के साथ साथ जो भी स्टेट बसें हैं, ठीक है, जो राज्य की सरकारी बसें हैं, उनमें इनको मुफ्त ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी स्किल के लिए, और साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी के लिए इनको स्किल डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। तो याद रखना, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटी, एनिमेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा इन्हें फ्री सर्विस दी जाएगी यूपी रोडवेज में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, तो याद रखना इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें है कि भाई कम से कम 40% आपको क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 40% डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आपको 1000 रुपये मंथली मिलेगा। इसके अलावा मिनिमम एज आपकी कितनी रखी गई है, 18 साल रखी गई है। ठीक है, मिनिमम एज कितनी है, 18 ईयर है। साथ ही साथ जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसके लिए 46,000, ठीक है, 46,080 रुपये का क्या रखा गया है, एनुअल इनकम का टारगेट रखा गया है कि किसी भी दिव्यांगजन की जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए 46,080 रुपया उसकी पर एनम सैलरी है या पर एनम उसकी जो कमाई है उसके आधार पर इसको देखा जाएगा। इसके अलावा याद रखना, अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो अर्बन एरिया में 56,000, ठीक है, 56,460 एनुअल आपका टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन भी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाना चाहता है तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो सरकार की, चाहे केंद्र हो या राज्य की हो, किसी भी और स्कीम का भागीदार ना हो। यानी कि याद रखना, उसे केवल और केवल किसी भी और पेंशन योजना का या किसी और योजना का लाभ ना मिल रहा हो तो ही वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पास होगा और उसको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश की क्या है, योजना है, यूपी स्पेशल योजना है, यूपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी में दिव्यांगजनों के लिए कितने मासिक पेंशन को प्रदान किया जाएगा, तो 1000 रुपया है। मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो 40% होनी चाहिए। जो अर्बन एरिया है वहाँ की एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 56,000 होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एशियन जूनियर स्प्लिट्स अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, एशियन जूनियर ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप है जिसमें फर्स्ट जो रैंक आई है, ठीक है, यानी कि एशियन जूनियर ब्लिट्स शतरंज जो चैम्पियनशिप है उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है उसमें बालिका वर्ग में देखा जाए तो शरण्या देवी जो हैं, ठीक है, शरण्या देवी जो हैं वो प्रथम रैंक लेकर आई हैं। लेकिन अगर देखा जाए विघ्नेश वेरमुला ये फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं। जो सेकंड रैंक पर हैं शरणार्थी विरगेश हैं और आपके नंदीश VS जो हैं वो थर्ड रैंक पर आए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ITC, ठीक है, ITC मुंबई में ये क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ITC मुंबई में आयोजित हुआ था। जो महाराष्ट्र शतरंज संघ है, ठीक है, महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन है, उसने ये अवार्ड दिया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, चलिए अगले करंट पर चलते हैं। अगला है हमारा लंदन टेम्स रिवर। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा है कि गंगा आरती होती है, हरिद्वार में आपने देखा होगा, बनारस में देखा होगा, ऋषिकेश में देखा होगा, ठीक उसी तरीके से अब गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा लंदन की थेम्स रिवर पर। ठीक है, थोड़ा सोचने में हो सकता है डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन अब जो है गंगा आरती थेम्स रिवर पर आयोजित होगी 23 सितंबर 2026 को। ठीक है, तो 23 सितंबर 2026 की डेट याद रखिएगा। इस दिन क्या होगा, सितंबर में जो वाराणसी और हरिद्वार की तर्ज पर पारंपरिक गंगा आरती को वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा, तो सीधी सी बात है, एक तरीके से कल्चरल जो हमारा डाइवर्जन है, कल्चरल जो इंटीग्रिटी है उसको संभालने के लिए, और साथ ही साथ नदियों को अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए, एक तरीके से इसे एक ह्यूमन बॉडी की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो 23 सितंबर को होगा, याद रखिएगा। जब हम इसकी बात करते हैं, थेम्स रिवर की बात करते हैं, तो ये कैम्बल कोस्टवर्ड हिल से निकलती है और नॉर्थ सी तक जाती है। ठीक है, इसी दौरान इसे ऑक्सफोर्ड या आइसिस रिवर के रूप में भी जाना जाता है। ये टेम्स रिवर जो है वो यूके की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। और ये कहाँ निकल कर गिरती है, कैम्बल से होकर उत्तरी सागर या नॉर्थ सी तक जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है थेम्स रिवर। थेम्स रिवर ज्वारी और गैर ज्वारी भागों में बटी होती है, तो ऑक्सफोर्ड जो है जो स्थान है वहाँ पर बटती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सफोर्ड शहर में टेम्स रिवर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, आइसिस नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं हमारे वर्ल्ड फोटोग्राफर डे की। ठीक है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी जो डे है वो मनाया गया था 19 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया था 19 अगस्त को। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो भारत में पहले फोटोग्राफर कौन थे जो प्रोफेशनली फोटोग्राफर थे, उनका नाम था राजा दीनदयाल। ठीक है, राजा दीनदयाल जो थे हमारे पहले प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, जिन्होंने प्रोफेशन बनाया था अपना फोटोग्राफी को। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म 1844 में हुआ था। 1874 के आसपास इन्होंने अपनी हॉबी बनाई। 1885 में क्या बनाया था इन्होंने, 1885 में इसे फुल प्रोफेशन के रूप में अपना लिया, और इन्होंने 6th निज़ाम के फोटोग्राफर के रूप में भी रोल प्ले किया, यानी कि जो 6वें निज़ाम थे कहाँ के, ठीक है, 6वें जो निज़ाम थे उनके फोटोग्राफ़र के तौर पे भी इन्होंने काम किया था, याद रखिएगा। उनके दरबारी फोटोग्राफ़र के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। भारत का पहला पेशेवर फोटोग्राफर कौन थे, तो राजा दीनदयाल थे। राजा दीनदयाल किस रियासत के दरबारी कवि थे, तो 6th निज़ाम हैदराबाद के दरबारी जो फोटोग्राफर थे वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई जो अगली करंट है वो है आपकी सबसे कम उम्र के चार्टेड अकाउंटेंट की। तो लक्ष्मण मेयप्पन जो हैं 16 साल 141 दिन की आयु के साथ दुनिया के सबसे छोटे चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हैं। इन्होंने कोविड-19 के दौरान ही अपनी 10th पास करते करते इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट आया, और अब फाइनली ये चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हैं। याद रखना, टोटल इनकी जो एज कितनी है, 16 ईयर 141 डेज़ है, और उसी को ध्यान में रखते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम जो है वो शामिल कर लिया है। इस समय ये क्या कर रहे हैं, तो ये इस समय सेंचुरी फाइनेंशियल जो है दुबई में, वहाँ पे सीनियर रिसर्चर का काम कर रहे हैं, यानी कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट का काम कर रहे हैं ये दुबई में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा है, तो एसोसिएशन ऑफ चार्टेड जो सर्टिफाइड अकाउंट है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष सीए बने हैं आपके कौन, आपके नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण मेयप्पन।
ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, तो हु हैज़ द रिसेंटली सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो लक्ष्मण मेयप्पन है, याद रखिएगा। दूसरा है इन विच सिटी डिड लक्ष्मण मेयप्पन सेट द रिकॉर्ड फॉर द यंगेस्ट सीए, तो दुबई में इन्होंने ये जो अवार्ड है वो लिया है, या एक तरीके से अवार्ड प्राप्त किया है। लक्ष्मण मेयप्पन द्वारा प्राप्त की गई योग्यता ACCA के पूर्ण रूप में क्या है, तो एसोसिएशन फॉर चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी सूडान। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के द्वारा 210 इंडियन सोल्जर्स को क्या दिया है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 210 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 6 जो हैं फीमेल शामिल हैं, ठीक है। 6 जो है फीमेल शामिल हैं। 7 स्टाफ जो अधिकारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। याद रखना दक्षिणी सूडान, ये जो साउथ सूडान है, इसकी कैपिटल है जूबा, ठीक है। वहाँ पर ये पीस कीपिंग जो अवार्ड है दिया गया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को हम एक तरीके से इनका निक नेम है ब्लू हेलमेट्स, ठीक है। जो पीस कीपर्स होते हैं उनको निक नेम ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। जब हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग आर्मी में भारत दूसरा देश है, इंडिया सेकंड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों को भेजता है। फर्स्ट नंबर पे नेपाल आ जाता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो आर्मी है उसमें 2007 में दुनिया में पहली महिला टुकड़ी भेजी गई थी, जो भारत से गई थी। महिलाओं की पूरी सेना यहाँ से गई थी आपके यूनाइटेड नेशन आर्मी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। टोटल 2010 लोगों को मिला है, 210 लोगों को मिला है, जिसमें 6 महिलाएं, 7 स्टाफ ऑफिसर्स हैं। ये यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान जो चल रहा था उसके अंतर्गत ये दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। तो रिसेंटली 210 इंडियन पीस कीपर सर्विंग इन विच कंट्री हैव बीन अवॉर्डेड द UN मेडल, तो किसे मिला है, साउथ सूडान को मिला है, दक्षिण सूडान जिसकी राजधानी आपकी क्या है, जूबा है, ठीक है। अगला है बाय व्हाट नेम आर द सोल्जर ऑफ UN पीस कीपिंग मिशन प्रॉपरली नोन, तो इनको ब्लू हेलमेट, इनका निक नेम पूछा गया तो ब्लू हेलमेट होता है। एज ऑफ अप्रैल 2026 विच कंट्री इज़ द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर ऑफ UN मिशन इन साउथ सूडान, तो इंडिया है अगर फर्स्ट पूछा जाए, ठीक है। 2026 में शीर्ष योगदान पर भारत है, वैसे ये दूसरे नंबर पर रहता है, लेकिन अगर फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है तो नेपाल आ जाता है, ठीक है। नेपाल जो है वो इसमें शामिल होता है। चलिए आगे है आपका सेमिकॉन मिशन। तो इंडिया सेमिकॉन मिशन के अंतर्गत सेमिकॉन इंडिया 2026 को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है नई दिल्ली में सितंबर में। नई दिल्ली के यशोभूमि में यह ऑर्गेनाइज हो रहा है, और यशोभूमि कहाँ है, द्वारका में है, याद रखना। इसकी थीम स्पेशली याद रखना, सिलिकॉन टू सिस्टम इसकी थीम है, याद रखिएगा, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसकी पूरी की पूरी थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, इसकी थीम है। ग्लोबल पार्टीशन तो देखा जाए इंडिया 20% जो टोटल सेमीकंडक्टर है उसके डिज़ाइन का वर्कफोर्स रखता है। ISM इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जो फोकस एरिया रहने वाला है वो 6 पिलर पर रहेगा, जिसमें चिप डिज़ाइन की जाएगी। जो चिप वगैरह होती है, सेमीकॉन क्या होता है, भी सीधी सी बात है, मोबाइल कैमरे में जो चिप्स लगती हैं उनको बनाया जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ जो चिप होती थी, छोटी छोटी जो चिप्स होती हैं, वो विदेशों से हम लोग क्या करते थे, अपने देश में मंगाते थे, जिसमें ताइवान सबसे बड़ा देश है जो चिप्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, अपने देश से बाहर भेजता है। तो अब क्या होगा, चिप डिज़ाइन होगी, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को हम लोग लाएंगे, उसका फैब्रिकेशन करेंगे, चिप्स बनाने का काम करेंगे, एडवांस उसकी पैकेजिंग की जाएगी, उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, और फिर उसका टैलेंट डेवलपमेंट होगा, यानी कि इसको और लोगों तक क्या करेगा, पहुँचाया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, 2026 का इसका आयोजन हो रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली आपका यशोभूमि में, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। तो वेयर इज़ द 5th एडिशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिया 2026, तो आपका यशोभूमि है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेमीकॉन इंडिया, तो ये है आपका सिलिकॉन टू सिस्टम। वैश्विक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कार्यबल वर्कफोर्स में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 20% है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत जो है 20% की हिस्सेदारी रखता है। भारत अब जो है लगातार अपने आप को प्रमोट कर रहा है, मेक इन इंडिया को आगे लेके जा रहा है सेमीकंडक्टर फॉर्म में या फिर आपके रेयर अर्थ मिनरल्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है किकुची फुजीमोटो रोग। तभी हाल ही में एक व्यक्ति हैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से, 32 साल के व्यक्ति हैं, उनके अंतर्गत किकुची फुजीमोटो रोग के लक्षण मिले हैं। तो ये किकुची फुजीमोटो जो रोग है ये 1972 में जापान में खोजा गया था। ये एक तरीके से वीक इम्यूनिटी रोग है, वीक इम्यूनिटी जिनकी होती है उनको ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के अंतर्गत जो आपके लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, गले के अंदर जो लिम्फ नोड या लसीका ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये एक तरीके से लोग इसको टीबी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये टीबी से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी बीमारी है जो खुद ब खुद सही हो जाती है, इसके लिए किसी प्रकार के विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसको प्रभावित करती है, तो लिम्फ नोड जो होता है, लसीका ग्रंथियाँ जो होती हैं आपके गले में, उसमें सूजन ले आती है, उसको स्वेलिंग दे देती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए। तो अभी रिसेंटली ये चर्चा में रहा है। इसका एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जिस व्यक्ति को होता है उसकी एज या तो 30 साल होनी चाहिए या 30 के आसपास होनी चाहिए। जिसमें भी इम्यूनिटी कम होती है उसको ये बीमारी लग जाती है, याद रखना। खुद ब खुद सही भी हो जाएगा, किसी अलग से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। लक्षणों में अगर इसके बात की जाए, सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार थकावट, यही आपके नॉर्मल सिम्टम्स इसको देखने को मिलते हैं। पहली बार याद रखना 1972 में जापान में इसको खोजा गया था और जापानी नाम के हिसाब से इसको किकिओटा, ठीक है, एक बार नाम इसको फिर से देख लेते हैं, किकुची फुजीमोटो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो मैटरनिटी लीव है उसको 3rd बच्चे के लिए भी क्या कर दिया गया है, 1 साल कर दिया गया है। आप देखते होंगे जब मैटरनिटी लीव की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का जो अधिकार है उसमें इसको शामिल किया गया है। अभी हाल ही में 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एडॉप्टिंग मदर को भी मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार दे दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तीसरे बच्चे को भी, तीसरा बच्चा अगर होता है किसी का भी, तो उसके लिए भी मैटरनिटी लीव मिलेगी और जो पहले 12 हफ्ते की थी उसे अब बढ़ाकर 365 दिन यानी कि 1 साल तक कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना 12 हफ्ते से बढ़ाकर इसे 365 दिन किया है। किसने किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट में अभी आपको पता है रिसेंटली विधानसभा चुनाव हुए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे, जिसमें आपके जोसेफ विजयन क्या हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ जो मूवमेंट चल रहा है ये 2011 से इसमें लगातार अपडेट हो रहा है। 2011 में सबसे पहले इसको 6 महीने के लिए इंक्रीज़ किया गया था, फिर 2016 में 9 महीने के लिए, उसके बाद 2021 में जो 2 बच्चों के लिए 1 साल तक का क्या कर दिया गया था, दूसरा बच्चा अगर होता है तो 1 साल तक आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। इसके बाद 2026 में ये तीसरे चाइल्ड के लिए भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। इसका मोटिव क्या है, तो ये इसका एक तरीके से देखा जाए तो आपने देखा होगा जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो स्टेट हैं, वो लगातार जनसंख्या नियंत्रण पर चल रहे थे। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का उन्होंने मेन टारगेट बना रखा था। और जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो इसका एक मोटिव ये भी है कि ये लगातार फोकस कर रहे हैं कि भैया आप तुम भी जनसंख्या जो है बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक अपडेट है 2026 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपके अडॉप्टिंग चाइल्ड की मदर को भी मैटरनिटी लीव लेने की परमिशन दी है। जहां पहले 3 साल से अगर छोटा बच्चा था और उसको अडॉप्ट किया जा रहा था, सिर्फ उसी के लिए परमिशन थी, लेकिन अब इसमें किसी भी एज लिमिट को यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया है। अगर आपका बच्चा 3 महीने का है, 3 साल का है या
किसी भी तरीके एज का है उसे अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप 1 साल तक क्या ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस मैटरनिटी लीव जो तमिलनाडु ने ली है वो तमिलनाडु सरकार में काम करने वाली महिलाओं के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी जाके चिल्लाएं कि नहीं हमें तो तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की बात है तो यहाँ पे हमें भी मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू देख रहे हैं, ये एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करिएगा। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट करंट पर। जो नेक्स्ट करंट है वो हमारी रिलेटेड है स्नेक बाइट से, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है कि स्नेक बाइट को एक बीमारी के रूप में उसने क्या किया है, एक बीमारी के रूप में उसने स्वीकार लिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो याद रखिएगा, जो स्नेक बाइट है उसे नोटिफाइड डिसीज़ के रूप में किसने शामिल किया है, ये शामिल किया है आपके महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र भी अब इसमें शामिल हो चुका है। इसमें होगा क्या, तो पहले क्या होता था कि किसी की भी स्नेक बाइट से स्नेक बाइट या सांप उसको काट लेता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसका कोई एक तरीके से देखा जाए तो उसको कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। वो मर गया तो उसकी कोई लिस्ट नहीं है, कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है, जब से गढ़चिरौली में 2 लोगों को इस सांप ने काटा है, तब से फिर से इस बात की चर्चा हुई है। तो अब जो है महाराष्ट्र ने इसे नोटिफाइड डिसीज़ माना है और इसके लिए गोल्डन आवर के रूप में 60 मिनट का टाइम डिसाइड किया है। इसके साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है, स्नेक बाइट अगर उसका होता है, तो वो आपका जो शामिल होगा, ठीक है, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो प्रॉपर आपका जो अस्पतालों में कराया जाएगा, जो आपके जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसमें कराया जाएगा, उसकी सूची भी आपकी लिस्ट में बनाई जाएगी। 2024 में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था और अब 2026 में आपका महाराष्ट्र इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांप के काटने को एक अधिसूचित करने योग्य नोटिफाइड डिसीज घोषित किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। नए नियम के तहत अस्पतालों को सांप के काटने के मामले में रिपोर्ट किन प्रणालियों को देना होगा, तो HMIS और IDSP को देना होगा, ठीक है। मामले की रिपोर्ट जो है वो आपके दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जो प्रकाश अबितकर हैं, उनके अनुसार सांप के काटने को स्वर्णिम समय कितना है, 60 मिनट, ठीक है। वैसे नॉर्मली गोल्डन आवर जो हम मानते हैं वो 60 मिनट तक का ही मानते हैं। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए हार्ट अटैक के लिए तो उसका भी लगभग इतना ही समय होता है। गोल्डन आवर का मतलब होता है कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है आप उसे किस समय तक रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को आपके आसपास अगर हार्ट अटैक आता है तो 60 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसे गोल्डन आवर के रूप में बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, अब बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर दिए जाएंगे। और अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को क्या किया है, अनाउंस किया गया है, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को भी, ठीक है, किसी को भी आपका जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो खेल मंत्रालय के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। जो अर्जुन अवार्ड है वो लगभग 4 सालों में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पर अवार्ड जो लाइफ टाइम है, ये जो अगर कोई रिटायर भी हो जाता है उसके बाद भी अगर एक तरीके से उसके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड कंपनीज या NGOs को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, युवा खेल मंत्रालय के अंतर्गत है। सार्वजनिक, निजी और निगम संस्थाओं को दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए भाई आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।